हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। चलो यार, ये नया शुरुआत है। आज तो ज़्यादा कुछ पढ़ाएंगे नहीं इसमें। चलो तो क्या क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन। अरे बहुत बच्चा लोग को डर लगता है इस चैप्टर से। इसमें इस चैप्टर का जो नामी नाम है, नामी नाम मतलब ज्यादातर लोग जिस नाम से इसको पुकारते हैं वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स, और इसी को लोग बोलता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। बहुत जगह डायनेमिक्स वर्ड यूज हो गया नहीं, तो डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? डायनेमिक्स मतलब डायनेमिक्स स्टडी ऑफ मोशन along with the studying the cause of motion। मोशन का अध्ययन करना, लेकिन मोशन के कारणों का भी अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। इससे पहले हम लोग डायनेमिक्स दो बार पढ़े। एक बार एक तो सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पढ़े और एक नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन का भी डायनेमिक्स पढ़े। लेकिन उन दोनों में एक बात क्या था कि ऑब्जेक्ट कैसा था? पार्टिकल। ऑब्जेक्ट कैसा था? पार्टिकल, पॉइंट मास था, है ना? ओके। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो डायनेमिक्स का बात तो तुम पहले से जानते हो, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी क्या बोलते होंगे इसको हिंदी में? दृढ़ पिंड, पता नहीं। ठीक, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता होगा? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? जिसका शेप चेंज ना हो या साइज चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंट है, ए और बी। अगर हम इसको जोर से खींचेंगे तो ए और बी के बीच का दूरी बढ़ जाएगा, और जोर से दबाएंगे तो ए और बी के बीच का दूरी घट जाएगा, है ना? लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी कैसा है? रिजिड है। बॉडी रिजिड है तो हम कितना भी इसको जोर से दबाएं, ए और बी के बीच का दूरी नहीं घटेगा, और कितना भी खींचे ए और बी के बीच का दूरी नहीं बढ़ेगा। इज दैट ओके? तो रिजिड बॉडी का मतलब हुआ अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन two points of the body does not change by application of any amount of force। कितना भी फोर्स लगा दो, दो पॉइंट के बीच का दूरी बदलेगा ही नहीं। दैट मीन्स वो ना तो पिचक सकता है, ना इलोंगेट हो सकता है। दैट ओके? ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली माने फिजिक्स के हिसाब से भी थोड़ा समझना जरूरी है। जल्दी जल्दी लिखो यार। हेलो। मान लो एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर दो पॉइंट है, ए और बी। ठीक, ए जो है वीए वेलोसिटी से जा रहा है, और बी जो है वो वीवी वेलोसिटी से जा रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं थीटा ए, और इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं
थीटा बी। ओके, तो VA का क्या होगा? अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी हुआ तो A और B के बीच का जो दूरी है वो दूरी चेंज होने वाला नहीं है। इन अनदर लैंग्वेज आप VA और VB में क्या रिलेशन बताएंगे? VA और VB में क्या रिलेशन बताएंगे? बताइए। ये रिजिड बॉडी का एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A जा रहा है VA से, B जा रहा है VB से। VA का एंगल फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग देम इज थीटा A, VB का एंगल फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग देम इज थीटा B। ओके, तो क्या कह सकते हैं हम लोग VA और VB के बारे में? क्या दोनों का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए? अगर ये रिजिड बॉडी के अंदर का दो पॉइंट है तो क्या दोनों का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए? पक्का? क्यों बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस नहीं, A और B के बीच का सेपरेशन चेंज, तो उसके लिए दोनों का वेलोसिटी जरूरी है बराबर होना। क्या दोनों का वेलोसिटी जरूरी है बराबर होना? जैसे मान लो, सुनो, एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, यह A और एक है B। A और B को हम फिक्स कर दिए, B को हम फिक्स कर दिए। A और B के बीच का दूरी नहीं बदलना है, तो क्या A और B का वेलोसिटी सेम होना चाहिए? नहीं। लो, क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? नहीं, ये फिक्स है, ये रुका हुआ है और ये B से जा रहा है। दोनों का वेलोसिटी सेम, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच का दूरी चेंज नहीं हो रहा। यस और नो? बोलो। तो क्या दोनों का वेलोसिटी सेम होना जरूरी है? तो फिर क्या जरूरी है? दोनों के बीच का दूरी नहीं घटना है, मतलब दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए। वो अगर हम ऐसा कह दिए कि एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है A और इन दोनों के बीच का दूरी नहीं बदलना है, तो यार जरूरी नहीं कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो। ऐसा हो सकता है कि ये जा रहा है कितने से? VB से, और ये जा रहा है कितने से? VA से। केवल जरूरी यह है कि इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, VB का वेलोसिटी कंपोनेंट और VA का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम शुड बी सेम, शुड बी सेम। मतलब VA का इधर वाला कंपोनेंट जो है दैट इज VA cos थीटा A, और VB का जो लाइन इधर वाला कंपोनेंट है दैट इज VB cos थीटा B। These two should be same, these two should be same. Is that okay? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी अलग अलग भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत। उससे क्या होगा? एक दूसरे के अबाउट रोटेशन होगा, एक दूसरे के अबाउट रोटेशन होगा। लेकिन ये दोनों अगर VB cos थीटा B VA cos थीटा A से ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, और अगर VB cos थीटा B कम हुआ और VA cos थीटा A ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच का सेपरेशन घट जाएगा, है ना? जो कि होना नहीं है। एक दृढ़ संरचना वाला जो वस्तु होता है उनमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव सेपरेशन विल नॉट चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इज दैट ओके? तो मेरे कहने का मतलब है कि अब हम लोग जब ये बात तुमको कह दिए कि सेपरेशन बिटवीन दी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि VA का इधर वाला कंपोनेंट और VB का इधर वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट शुड बी इक्वल, ये दोनों कंपोनेंट शुड बी इक्वल डायरेक्शन वाइज भी, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे? VA cos थीटा A इज इक्वल टू VB cos थीटा B। इज दैट ओके? कब? जब ये बॉडी रिजिड है। किसी भी दो पॉइंट के बीच वेलोसिटी दे। एक मिनट सर, अगर कोई बॉडी रिजिड है तो इसके किसी भी बॉडी के अंदर का कोई भी दो पॉइंट होगा, उन दो पॉइंट के बीच का उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन समय के साथ नहीं बदलेगा, और उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस दोनों में से A और B में से किसी एक पॉइंट पे मैं बैठ गया तो दूसरा पॉइंट का मोशन हमको कैसा दिखेगा? A या B में से किसी एक पॉइंट पे हम बैठ जाए, या तो A पे बैठ जाए या तो
बी पे बैठ जाए, दोनों में से किसी एक पे बैठ जाए। ए पे अगर बैठ जाएंगे तो बी कैसा दिखेगा मोशन करता हुआ? वो हमको रेस्ट पे दिखेगा। देखो मेरा बात समझो, अगर हम तुमको दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बदलना, दोनों के बीच का सेपरेशन सुनिएगा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को बदलना, तुम एक पे बैठ जाओगे, जिस पे बैठोगे वो तुम्हारे लिए रुक गया, वो तुम्हारे लिए अब इस सेपरेशन को नहीं बदलना है, उसका क्या तरीका है? या तो बी रुका रहे या बी फिक्स्ड दूरी पे ही मोशन करे। अगर किसी पॉइंट का दूरी फिक्स्ड है यहां से, तो वो कैसे पाथ पे चलेगा? सर्कुलर पाथ पे चलेगा। इज दैट ओके? रिजिड बॉडी के एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखूंगा तो दूसरा पॉइंट या तो रुका हुआ दिखेगा या घूमी घूमी करता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। इज दैट ओके? पक्का पक्का? ये बात भी तुम हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में लिखना है लिख लेना कि रिजिड बॉडी के अंदर किसी एक पॉइंट पे बैठ जाऊं तो रिजिड बॉडी का बाकी कोई भी पॉइंट या तो हमको रुका हुआ दिखेगा या सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। इज दैट ओके? ये बात भी लिख लेना है, लिख लो भैया। ये लिख लिया बच्चों? हाँ, तो अगला भी लिख लीजिएगा सर। ये लिख लिया ना? अरे सॉरी चलो। अच्छा, मोशन का 9th क्लास में ही तुम जो पढ़े होगे मोशन का प्रकार, उसमें पढ़े होगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, उसके बाद एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, एक कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन भी होता है। ऑसिलेटरी मोशन का बात हम अभी नहीं करेंगे, वो एसएचएम टॉपिक में करेंगे। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट, और अगर ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो दो प्रकार से कर सकता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। या तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, दैट इज ऑल्सो प्योर ट्रांसलेशनल, है ना, या फिर ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे भी जाएगा, लेकिन इसका जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगा। माने जैसे ये दो पॉइंट हम मान लेते हैं ए और बी, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज लेट्स से दैट इज वर्टिकल। अब हम या तो स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे तो ए और बी हमेशा ही वर्टिकल रहेगा। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी ले जाएंगे ना बाबू, हम इसको टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे भी ले जाएंगे, ऐसे पाथ पे ले जाएंगे, तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा बॉडी ऐसे ही जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी, माने ये अपना पोजीशन बदल लेगा, इसका रास्ता धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा पे जाएगा, लेकिन ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस तो नहीं है बदलेगा। ये ओरिएंटेशन, ये वाला लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये अब रोटेट नहीं कर रहा है, ये अभी भी जैसे था वर्टिकल वैसे ही हो रहा है। अब ये चल करके थोड़ा नीचे भी आ सकता है, माने ऐसा भी हो सकता है, ऐसे पाथ पे भी जा सकता है। लेकिन जब वो यहां भी आएगा ना, जब ये यहां भी आएगा, तब भी ए और बी के बीच का लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विल स्टिल रिमेन सेम, जैसे पहले था। इज दैट ओके? तो ये जो पाथ होगा, दिस पाथ इज ट्रांसलेशनल पाथ एंड मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। फिर एक होता है क्या, प्योर ट्रांसलेशनल जरूरी नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा पाथ ही हो, स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है। दूसरा प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब हम बॉडी का प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे तो या तो बॉडी के अंदर किसी पॉइंट को हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है क्या, बॉडी के जैसे ये है, यहां पर हम हिंज कर दिए, यहां पे हम हिंज कर दिए। अब हिंज कर देंगे तो जो हिंज पॉइंट होगा उसके चारों तरफ
उसके अबाउट बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा। सो आपको जो प्योर रोटेशन होगा, प्योर रोटेशन में क्या होगा, बॉडी का कोई ना कोई पॉइंट जो होगा वो हिंज्ड होगा या फिक्स्ड होगा, और बॉडी का बाकी सारा पॉइंट उसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। इज दैट ओके? दैट इज प्योर रोटेशन, दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन। और एक होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। कंबाइंड प्लस रोटेशनल मोशन। तो ऐसा मोशन तुम देखे हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन? किसका? साइकिल का, साइकिल के पहिया का, है ना? साइकिल का भी देखोगे जब गिरने उड़ने लगता होगा तेजी से, तो हमारे चल रहा है, अचानक ब्रेक मार लग के आई, तो ठीक, तो पहिया का नहीं, तो ये क्या होगा, आगे भी जाता है और ये अपना जो भी सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट रोटेशन भी कर रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जैसे ये हो रहा है, दिस इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। सेंटर ऑफ मास ऐसे पैराबोलिक पाथ पे भी चल रहा होगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बाकी का पॉइंट रोटेट भी कर रहा होगा। सो दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। देखो बात को समझो, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ, डायनेमिक्स में दो पार्ट होता है। डायनेमिक्स में क्या क्या होता है, माने हम डायनेमिक्स बोल रहे हैं लेकिन हम लोग इसमें काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स इसका क्या प्योर ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं? जानते हैं नहीं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में तीन इक्वेशन भी यूज करते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यार ये जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो अगर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो या तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड होगा और नहीं होगा तो फिर हम लोग यूज करेंगे b बराबर dx बाई dt या a बराबर dv बाई dt या b dv बाई dx। वहां पे हम लोगों को इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करना पड़ सकता है। इज दैट ओके? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो एक पॉइंट का पढ़े थे, नहीं अब रिजिड बॉडी का पढ़ेंगे। लेकिन रिजिड बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट चुन लेंगे। कौन सा पॉइंट चुन लेंगे? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन होगा पूरे बॉडी के हर पॉइंट का वही एक्सेलेरेशन होगा इन प्योर ट्रांसलेशन। अगर मान लीजिए ये ए बी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इस बॉडी के अंदर, सी भी होगा, तो एक समय पे अगर ए इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से तो सी भी उधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, बी भी उधर जा रहा है वी वेलोसिटी से। जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट का वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होगा और बराबर होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा और बराबर होगा। ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली हो। अगर मान लो कि इधर जा रहा है तो सबका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। प्योर ट्रांसलेशन में, और वो जनरली हम लोग हर पॉइंट का नहीं डिस्कस करके सिर्फ एक पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का, और बाकी सारे पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन वही होता है प्योर ट्रांसलेशन में। इज दैट ओके? तो प्योर ट्रांसलेशन के काइनेमेटिक्स को रिजिड बॉडी के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट चुन लेंगे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे एनालिसिस कर लेंगे सारा चीज का, बाकी हर पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ जो होगा वो प्योर ट्रांसलेशन में सेम होगा जो सेंटर ऑफ मास का होगा, दूरी वूरी भी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी। इज दैट ओके? तो प्योर ट्रांसलेशन का काइनेमेटिक्स मालूम है। डायनेमिक्स में भी हम F बराबर ma का यूज करेंगे और हम लोग जो एनएलएम में किए हुए हैं वही काम यहां होगा। तो प्योर ट्रांसलेशन का बात हम लोग इससे पहले भी किए हुए हैं, लेकिन पॉइंट मास का करते थे। अब रिजिड बॉडी का करेंगे। रिजिड बॉडी में हम पूरे रिजिड बॉडी का चर्चा नहीं करेंगे, एक सेंटर ऑफ मास का कर लेंगे। जो एफबीडी होगा वो सारा फोर्स वोर्स सब लगा देंगे उसी सेंटर ऑफ मास पे, उसी हिसाब से जिस डायरेक्शन में लग रहा है। इज दैट ओके? प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर लिए हैं सर्कुलर मोशन में। नहीं, काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन किए हुए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी पॉइंट का जो प्योर एक्सेलरेशन होता है उसमें भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में सब किए हुए हैं। अब क्या होगा कि इसमें सारा पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसमें सारा ही पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। तो इसमें सारा पॉइंट ही सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना? अब इसमें भी अगर आपको फोर्स एनालिसिस करना है तो आप सेंटर ऑफ मास का एफबीडी
बना लीजिएगा और सेंटर ऑफ मास के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सब कुछ लिखिएगा। वहां से आपको इस हिंज पे क्या फोर्स लग रहा है वगैरह वगैरह सब चीज पता चल जाएगा। तो इसमें भी ये वाला बात भी हम लोग किए हुए हैं, केवल ये नहीं किए हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों का चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। प्लस चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का हम लोग चर्चा किए हैं, मतलब सॉरी रोटेशनल मोशन का हम लोग सर्कुलर मोशन में चर्चा किए हैं, लेकिन रिजिड बॉडी का नहीं किया। तो रिजिड बॉडी का क्या होगा उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यार माने हम लोग इसमें ना माने रिजिड बॉडी में एक एक्स्ट्रा चीज आता है टॉर्क वगैरह सब, वो सब चीज नहीं देखे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें जो सबसे शुरुआत वाला चीज होगा, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में काम करते हैं ना मास पे, मास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मास? मास क्या होता है बताए थे एनएलएम में? मास क्या बताता है? ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के बारे में। नहीं तो इनर्शिया को क्वांटिफाई करने का तरीका मास है। मास इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी हम लोग रोटेशन में एक चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग किसका बात करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक, यार एक नया चीज है, इसको फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है, कैसे समझना। कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट कर रहा होगा, नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि सुनिएगा मेरी बात, जैसे अगर हम ऐसे 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 घुमा रहे हैं तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? अगर ऐसे चक्कर लग रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? ये जो पेन दिख रहा है दैट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दैट ओके? अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा। इस लाइन, ये लाइन जो है मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये एक लाइन है, इसके अबाउट गोल गोल चक्कर लगा रहे तो दैट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा होगा या कोई रिजिड बॉडी कर रहा होगा तो रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट का अगर हम बात करें तो जैसे ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और ये दूरी जो है दैट इज आर, दिस इज आर, और इसका मास है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू आर स्क्वायर। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बात कर रहे हैं? पॉइंट मास का, और पॉइंट मास का या फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम का। किसका? डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट मास दूर 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 फैले हुए उसका। तो एक पॉइंट मास अगर एक्सिस से आर दूरी पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है यहां पे? आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? बोलो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I बराबर m इंटू आर स्क्वायर। मान लीजिए एक से ज्यादा हुआ मास, सर सुनिएगा मेरी बात, मान लीजिए एक से ज्यादा हुआ मास, ये m1 है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, ये m2 है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, और इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट होंगे। ये m3 है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, सबको जोड़ते चले जाएंगे। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा mi ri का स्क्वायर। अब ये देख करके क्या तुम हम लोग यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो?
यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, ठीक। और जनरली इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। किस सिंबल से दिखाते हैं? आई सिंबल से, ठीक। लिख लिए, हो गया काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। जल्दी लिख लो इसको। ये भी तो वही था। तो थोड़ा सवाल वाल कर लेते हैं हम लोग। आज तो एकदम सिंपल सिंपल ही है, ठीक। तो जैसे इनर्शिया, हेलो, जैसे इनर्शिया ऑब्जेक्ट को के स्टेट को चेंज होने को अपोज करता है, नहीं? अगर कोई रेस्ट से में है तो रेस्ट से मोशन में आने से अपोज करता है। कोई यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो उसके यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को बदलने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो उसको वो अपोज करेगा। माने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को कैसे बदल सकते हैं? स्पीड चेंज करके या डायरेक्शन चेंज करके। तो इनर्शिया क्या करता है? उसको अपोज करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही कुछ है। अब ये कैसे मोशन को अपोज करेगा? रोटेशनल मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहते हैं तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करेगा। या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी को बदलना चाहते हैं तो भी वो अपोज करेगा उसको। इज दैट ओके? ठीक। तो एक सवाल दे, सिंपल सिंपल। ये है M2 और ये है M1, ठीक है। और ये है एक एक्सिस, ये है एक एक्सिस। एक्सिस का नाम देते हैं O डैश। और ये दूरी हमारा है R2 और ये दूरी है R1। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस O डैश। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में हम MOI लिख देते हैं, अबाउट O डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये तो आप 5 सेकंड में बता देंगे, नहीं? ये तो बड़ा ही सरल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या होगा बउआ? ये देखो, ये दूरी है R1 और ये एंगल है थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 साइन थीटा। और ये R2 है तो ये दूरी क्या हो जाएगा? R2 साइन थीटा। इतना तो ट्रायंगल जानते ही होगे ना। ये R1 है तो ये R1 cos थीटा और ये R1 साइन थीटा। इज दैट ओके? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? M1 इंटू R1 साइन थीटा का स्क्वायर, इसका M2 इंटू R2 साइन थीटा का स्क्वायर। तो I का वैल्यू कितना हो गया? M1 R1 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस M2 R2 साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो बच्चों। ठीक, ये तो बहुत सिंपल था। एक और सिंपल क्वेश्चन। अभी बहुत सारा सिंपल ही क्वेश्चन आज करेंगे, आज ज्यादा टफ क्वेश्चन करेंगे नहीं। ये डन, ये तो खुद ही लिख लिए हो गया आप लोग। आप सब अच्छे बच्चे हैं। ये है M2 और ये है M1। दोनों के बीच का दूरी है R, ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ both masses about an axis passing through center of mass and perpendicular to line joining them. इस सवाल का रिजल्ट रटना है। इस सवाल का रिजल्ट याद रखना है। बताइए जरा। M1 और M2 दो मास है, दोनों की भी दूरी R है।
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम। ये तो बड़ा ही सरल सवाल है, नहीं बउआ? बहुत सिंपल सवाल नहीं है क्या? अगर इसमें हम सेंटर ऑफ मास का ढूंढैया करें तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा हमको बाबू? कहीं बीच में मिलेगा? ये दूरी को हम लोग लिख देते हैं R1 और ये दूरी को हम लोग लिख लेते हैं R2। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? M2R बाई M1 प्लस M2। R2 है M1R बाई M1 प्लस M2। इज दैट ओके? ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो मोमेंट ऑफ, ये तो रटवाए थे हम तुमको, सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे ही लिखे थे, इसको रटना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू ये वाला दूरी M1R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो क्या क्या चीज यहां से बाहर आ जाएगा? देखो यहाँ M1 और एक M2 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर R स्क्वायर भी, तो M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा? M2 इंटू R स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 इंटू R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, यही ना? कहो हाँ। अब यार R स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा M2 प्लस M1 और यहाँ M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, एक M2 प्लस M1 तो कट जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। दैट ओके है ना? ठीक है सर। तो आगे बढ़े। ये रिजल्ट को हम याद रखते हैं ऐसे, I बराबर म्यू R स्क्वायर, वही म्यू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 रिड्यूस्ड मास के नाम से जिसको जानते हैं। तो इसको याद रखो तो बेहतर है। शुड आई मूव? यस सर। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू centroid and perpendicular to plane of triangle। ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंट्रॉइड से पास करता हुआ एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। 3 मासेज हैं, तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अवस्थित है। ठीक है सर। हाँ जी सर, सुनिए। सेंटर ऑफ मास जो है, सॉरी सेंट्रॉइड, सॉरी ऑल्दो सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास भी होगा। एनीवे, सेंट्रॉइड जो है वो हाइट का 2/3 होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? √3/2L। और ये वाला दूरी क्या होगा उसका? 2/3। उसका कितना होगा? सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना हाइट को, तो ये दूरी होगा 2/3। अब बचा हुआ अगर ये दूरी हम लोग लिख लेते तो ये होता 1/3 ऑफ हाइट। खैर उसको तो लिख ही नहीं रहे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ हाइट। 2/3 ऑफ हाइट मतलब यही ना, इस हाइट का 2/3, तो 2 कट गया तो ये कितना हो गया? L/√3। कहो हाँ। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगा? L/√3। ये दूरी भी क्या हो जाएगा? L/√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? M इंटू
L/√3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू L/√3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू L/√3 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? 3 बार, तो टोटल क्या हो गया ml²/3। कितनी बार? 3 बार। तो सिंपली आंसर आ गया ml²। आंसर क्या आ गया? ml²। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़े। खाली ज्योमेट्री वाला ही सवाल सब करेंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा इसमें, कुछ नया ऐसा कोई तीरंदाजी वाला क्वेश्चन नहीं होगा। सुनो, एक सवाल ये है कि स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 मास है m m m m, स्क्वायर l साइड लेंथ है l, तो सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। और दूसरा एक्स एक्सिस पे 10 मास है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसा 10 kg तक। 1 kg 1,0 पे, 2 kg 2,0 पे, 3 kg 3,0 पर है, और यहाँ पे 10 kg 10,0 पे है। और आपसे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ये सवाल हल करने के लिए एक चीज सुनो, सिग्मा एन आपको मालूम है? समेशन ऑफ एन मालूम है क्या होता है? समेशन ऑफ एन क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/। समेशन ऑफ एन स्क्वायर मालूम है क्या? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2n प्लस 1/। समेशन ऑफ एन क्यूब मालूम है क्या? एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमको लगता है इसमें कौन सा चीज का जरूरत होगा? क्यूब वाले का, तीसरे वाले का जरूरत होगा। इज दैट ओके? तो आपको जो जरूरत होगा उसको यूज कीजिए और तीनों का आंसर बताइए। हमको लगता है बता भी दिए होंगे, बता रहे हैं। पहले वाले का क्या होगा? 2ml²। ऑब्वियसली ये दूरी कितना हो जाएगा सर? √2l का आधा, तो दैट इज l/√2। और ये वाला दूरी भी क्या हो जाएगा? √2l का आधा, दैट इज l/√2। ये वाला दूरी भी l/√2, और ये वाला दूरी भी l/√2। यस और नो? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर कितनी बार? 4 बार। m इंटू l/√2 का स्क्वायर कितनी बार? 4 बार। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ m इंटू l/√2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ ml²/2, दैट इज 2ml²। इज दैट ओके? इसका भी करके बताओ। अरे अरे क्या हो गया? कहाँ? हाँ ठीक। सुनिए मेरी बात, अगर हम इसको करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम लोग? जरा बताओ तो। आई बराबर क्या लिखेंगे बुआ? 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ? 10 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 क्यूब। तो बेसिकली क्या हो गया? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एन क्यूब। एन की जगह पे कितना आ जाएगा? 10। तो सिग्मा क्यूब होता क्या है? एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 10 गुना 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 55 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3025। 3025। इज दैट ओके? यूनिट अगर लिखना होगा तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। तो आज तो हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं किए, जानबूझ के ही हम नहीं किए। मतलब अगर इसमें चाहते तो और कुछ सेटअप देते, एक क्यूब के वर्टेक्स पे मास रख देते और एज के अबाउट पूछ लेते या सेंटर के अबाउट पूछ लेते, तो अभी वो सब नहीं कर रहे। ज्यादातर डिस्क्रीट मास सिस्टम का हम करा दिए हैं।
कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ थ्योरम वगैरह है उस सब पे भी चर्चा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन अगले क्लास में होगा। बाय बाय।